हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोबी हियर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे सब। देखो, अ, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के ऊपर। बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने 75 साल पूरे कर लिए अपने इस्टेब्लिशमेंट के। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है यूनाइटेड नेशन ने। तो ये एक्चुअली 6 दिन पहले अचीव हो गई। 24 अक्टूबर 2020 को 75वीं एनिवर्सरी थी यूनाइटेड नेशन की। तो मैं 6 दिन लेट आ रहा हूँ वीडियो लेके। उसका रीज़न भी है क्योंकि इससे लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देना होता है आप लोगों को, तो थोड़ा अच्छे तरीके से रिसर्च करना पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर। देखो, आज हम बात करेंगे बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने क्या अचीव किया है, क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं, आगे कैसी चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले फ्रांस इंसिडेंट के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, मैं चाहता हूँ आपको मैं वो बता दूँ। जो भी फ्रांस में हो रहा है उसके ऊपर मैंने सिंपल एक कोट लिखा है अपना कि लाइक, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय ह्यूमैनिटी। अगर मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट करूं आपके सामने, एक्सप्रेस योर फ्रस्ट्रेशन इन अ वे एक्सेप्टेबल टू द ह्यूमैनिटी, बट डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय ह्यूमैनिटी। आप एक्सप्रेस करो अपने फ्रस्ट्रेशन ह्यूमैनिटी के खिलाफ, लेकिन ऐसे फ्रस्ट्रेशन मत करो कि आप ह्यूमैनिटी से ही फ्रस्ट्रेट हो जाओ, है ना। ऐसे एक्सप्रेशन सही नहीं है। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन शो कर सकते हो दुनिया को, लोगों को। डेमोक्रेसी है दुनिया में, कई तरह के सिस्टम है, लेकिन इंसानियत से ही आप अगर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो फिर लाइफ में कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट आई फील ऑन फ्रांस इंसिडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दैट्स अ डिफरेंट आस्पेक्ट टोटली। देखो, 1945 में क्या हुआ, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। पूरी दुनिया लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ गई थी। तब एक बहुत ही बड़ी, लाइक इट वाज एन इन्वेंशन ऑफ द लास्ट सेंचुरी। बहुत बड़ा इन्वेंशन था जहाँ पे दुनिया ने सोचा कि हम एक ऐसी बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए जो हमें ऐसी वर्ल्ड वार और ऐसी इस तरह की चीज़ों से दोबारा हमें कभी ना आना पड़े। लाइक हमें पूरी दुनिया को कभी इन चीज़ों के सामने तो बिल्कुल आना ही नहीं है ना। इनका इनका मकसद यही था कि हमारा जो यंगर जनरेशन आने वाला है, आने वाले टाइम में, उनको ये जो अस्करेज हैं वर्ल्ड वार 2 के, वर्ल्ड वार 1 के, ऐसे वर्ल्ड वार से उन्हें हमें बचाना है। किसी भी कीमत पे हमें दोबारा वर्ल्ड वार नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। जिस तरह की न्यूक्लियर एबिलिटी है पूरी दुनिया में, जिस तरह की सिस्टम डेवलप हो चुकी है, जिस तरह के आर्म्स, एम्यूनिशन, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, इम्पॉसिबल है वर्ल्ड के लिए कि वर्ल्ड वार हो गई ना तो दुनिया सर्वाइव भी करेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1945 को यूनाइटेड नेशंस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 24 अक्टूबर को चार्टर साइन हुआ था, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन की हम उसके बाद से यूनाइटेड नेशन की हम एज एनिवर्सरी बनाना स्टार्ट किए 24 अक्टूबर को। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है 24 अक्टूबर कौन सा डे है? तो यूनाइटेड नेशन डे आपको याद रखना है। इस 75 एनिवर्सरी की इसकी लोगो थी यूनाइटेड नेशन की, जो मैंने इसके वेबसाइट से उठाए हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन की कुछ जनरल बॉडीज़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो कई सारे बॉडीज़ हैं, जैसे कि जनरल असेंबली के बॉडीज़ हैं। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा, सेक्रेटेरिएट है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स आप मुझे कमेंट में बताओगे, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें 2021 से भारत एज अ नॉन परमानेंट मेंबर वहाँ पे आएगा। आगे सेक्शन में मैं बात करूँगा इस टॉपिक के ऊपर और सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। तो ये कुछ बॉडीज होंगी। इसके अलावा कई सारे और भी बॉडीज हैं, लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की, वो एक बॉडी है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्ट डेवलप करके रखना दुनिया के बीच में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर आपको द हाग नीदरलैंड में मिलेगा। उसकी तरफ जो अपना यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटेरिएट है न्यूयॉर्क में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ये सारे बॉडीज़ की अपनी अपनी सेक्रेटेरिएट है, अपना अपना फंक्शनिंग है। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, एज ओवरऑल यूनाइटेड नेशन के चीज़ों डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्या कमियाँ हैं, कुछ क्या इन्होंने किया है। तो देखो, डिटेल में मैं अगर आपसे बात करूँ ना यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन और मल्टीलैटरलिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये साथ साथ चलते हैं। दे रन पैरेलल, ये आइसोलेशन में नहीं चल सकते। मल्टीलैटरल वर्ल्ड, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड और यूनाइटेड नेशन, ये सारी चीज़ें एक साथ होनी ही ज़रूरी है, तभी सर्वाइवल हो सकता है पूरी दुनिया का। ठीक है। मैं मल्टीलैटरलिज्म आज की दुनिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक लाइन में यूनाइटेड नेशन के बारे में बताऊं तो यूनाइटेड नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। कैसे गवर्नेंस होती है, रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है, कैसे गवर्न होते हैं लोग, कौन गवर्न करेगा, ह्यूमन राइट्स, इन सारी चीज़ों का जो अपन बोलते हैं ना, रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करना, एक ग्लोबल गवर्नेंस हो गया, ना कि ग्लोबल गवर्नमेंट है। यूनाइटेड नेशन कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है कि लाइक वो रिस्पॉन्सिबल है पूरी दुनिया में गवर्नमेंट की जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं उनसे ना। यूनाइटेड नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल गवर्नेंस इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स, रिसोर्सेज एलोकेशन, इक्विटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, फ्री एंड ओपन ट्रेड, ऑल लाइक ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सब के अंडर में आती हैं। यूनाइटेड नेशन के ओवरऑल अगर हम टारगेट्स की बात करें, लाइक क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे डील करना है, तो ये सारे फंक्शन जो मैंने आपको बता दिए, पीडीएफ में दे रखा है,
अपन इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 1945 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, पूरी दुनिया एक्सटेंशन के कगार पे थी। उसी टाइम पे 51 नेशन मिलते हैं सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ पे उन्होंने मिलकर एक डॉक्यूमेंट साइन किया यूनाइटेड नेशन के नाम से, जिसको पहली बार क्वाइन किया था अमेरिका के जो उस टाइम पे राष्ट्र प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने इसका नाम दिया था यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें, ओवरऑल पीस सिक्योरिटी पूरी दुनिया मेंटेन करके रखना है, अवॉइडिंग थ्रेट टू थर्ड वर्ल्ड वार, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड वर्ल्ड वार हमें नहीं चाहिए, पूरी दुनिया अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। डेवलपमेंट प्रमोट करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लोगों को देना है, लाइक ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मतलब आप समझते हो ना, ब्रॉडर टर्म में क्या होता होगा। वो सारी चीज़ें जो एक ह्यूमन नीड्स की ज़रूरतें हैं, हमें उनको प्रमोट करना है। ठीक है, कोई भी आइसोलेशन में ना रहे, इन सब सारी चीज़ों को यूनाइटेड नेशन का टारगेट के साथ। डीकोलोनाइजेशन एक बहुत बड़ा टारगेट था कि पूरी दुनिया में हम ये जो कॉलोनियल पीरियड चल रहा है इसको ख़त्म करेंगे। जो अफ्रीका में चला, अफ्रीका में इंडो चाइना जो आज का इंडोनेशिया रीजन है, उस रीजन में यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी काम किया। अल्जीरिया हो गया है ना, फिर साउथ अमेरिका वाले रीजन्स में, कई सारे एशिया के कई सारे कंट्रीज़ में। तो ये सारे फंक्शंस यूनाइटेड नेशन के अंदर में होता है। देखो यूनाइटेड नेशन के पहले एक बॉडी थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जो 1919 में बनी थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई थी क्योंकि उसने जो भी चार्टर बनाया था, जो भी उसका इस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेसर था, वो बिल्कुल जर्मनी के अगेंस्ट में था। तो जर्मनी को ये पसंद नहीं था, तो जर्मनी ने इसके बॉयकॉट करके फ्रांस के साथ अपना जो उनका प्रॉब्लम चला था, मैं बहुत नैरो बता रहा हूँ आपको, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी में बता रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, इसका डिटेल बहुत पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो नहीं चल पाया लीग ऑफ नेशन, और हमारी सेकेंड वर्ल्ड वार से हमें पूरी दुनिया को जूझना पड़ा था। ये सारी चीज़ होगी। उसके अलावा इंटरनेशनल लॉज को प्रमोट करना, जैसे मैंने आपको बताया, फ्री एंड ओपन ट्रेड वगैरह सारी चीज़, ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, एंड बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज के साथ में, क्लाइमेट चेंज के साथ हमें डील करना है, कैसे हमें क्लाइमेट चेंज को जल्दी से जल्दी स्टेबलाइज करना है हमें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर यूनाइटेड नेशन काम करती है। तो क्लाइमेट चेंज में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी अंदर में भी इट सेल्फ, सो ये पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन का फंक्शनिंग होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ इशूज़ की, जल्दी से इशूज़ की बात करते हैं। आखिर इशूज क्या है यूनाइटेड नेशन? देखो सबसे बड़ा इशूज अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन में, वो क्या है, फंडिंग को लेके। कहीं ना कहीं फंडिंग भी इशू आती है। उसके अलावा आज के समय में, जैसे मैंने आपको बोला, मल्टीलैटरलिज्म और यूनाइटेड नेशन साथ साथ चलेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि मल्टीलैटरलिज्म और यूनाइटेड नेशन साथ साथ नहीं चल पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है, क्यों मल्टीलैटरलिज्म और यूनाइटेड नेशन साथ नहीं चल रहे? उसका आंसर क्या है कि पूरी दुनिया का जो सपोर्ट मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन को, वो कहीं ना कहीं कमता जा रहा है। उसका रीजन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग। 5 परमानेंट मेंबर्स आपने जो वर्ल्ड वार 2 के विजेता थे उनको तो बता दिया। आज उनसे अलग है दुनिया, हर कोई अपने आप में डेवलप। जैसे इंडिया क्यों नहीं मिलना चाहिए इंडिया को एक सीट? बिल्कुल मिलना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी देश है, इतना अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हम मेंटेन करके रखे हैं। हम एग्जाम्पल सेट करते हैं, पैंडेमिक के साथ हमने डील किया है। सो ये सारी चीज़ों को, इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ हम फाइट कर रहे हैं, हम उनको इंड कर रहे हैं, एलिमिनेट करने के लिए इतना ज़्यादा डाइहट एफर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया को बिल्कुल एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट होना चाहिए, इतनी बड़ी कंट्री है ना। तो इन सारी चीज़ों के कारण, उसके अलावा एक रेस चल रहा है दुनिया में, प्रिंसिपल्स और पावर। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो पूरे की पूरा डिटेल में इन शॉर्ट में बताऊं तो प्रिंसिपल और पावर ही है पूरी चीज़ें। 5 देश आपस वो पावर में है, वो अपना पावर शेयर नहीं करना चाहते। वो 5 देश, चाहे रसिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका, चाहे ब्रिटेन, चाहे चाइना, कोई शेयर नहीं करना चाहता। और वो प्रिंसिपल्स पे फोकस करते। तो प्रिंसिपल्स और पावर कभी एक साथ नहीं चल सकते ना। या तो आपको प्रिंसिपल के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, या तो आपको पावर के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आज क्या हो रहा है, पावर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है हमें? प्रिंसिपल पे फोकस करने की, सिद्धांतों पे फोकस करने की। क्या हमें चाहिए दुनिया में? एक स्टेबल वर्ल्ड चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे देश हैं सारे, उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आप खुद देखो ना कि अफ्रीका रीजन से कोई वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, 2 अच्छे देश हैं, केन्या, उनको होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हैं। यूनाइटेड नेशन आज की जो चैलेंजेस है वो काफ़ी अलग है लास्ट सेंचुरी के चैलेंजेस है, तो उनके साथ डील करने का सिस्टम अलग होना चाहिए। चार्टर एक बार फिर से रेट्रोस्पेक्शन बोलूँ मैं तो, कि ज़रूरत है हमारे यूनाइटेड नेशन को एक तरीके का रेट्रोस्पेक्शन की, जहाँ पे वो फिर से चीज़ों को बदल सके, चीज़ों को डिस्कस कर सके वापस से, नई चीज़ों को। उसके अलावा इंडिया की बातें कर ली हमने। उसके अलावा जो ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं, CCRT काफ़ी समय से प्रपोज्ड है। आज तक जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, आज का सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्लाइमेट चेंज, इन सब के ऊपर डील करना चाहिए। कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे फोकस नहीं कर पाई है अच्छी तरीके से यूनाइटेड नेशन। तो ये सारी चीज़ों को फोकस करना ही पड़ेगा आपको। इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा जल्दी से जल्दी। जल्दी से हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड की। देखो वे फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल है यार। वे फॉरवर्ड क्या है?
जो कंट्रीज हैं G4 कंट्रीज में कौन कौन आती हैं? जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और इंडिया। ये 4 वो कंट्री हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के लिए एक साथ मिलकर फाइट करती हैं। ये चाहते हैं कि इनको वहाँ पे जाया जाए, इनको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, इनको आप आइसोलेशन में नहीं रख सकते। अफ्रीका से जैसे मैंने बात की, रेट्रोस्पेक्शन की बात की मैंने आपको, सिर्फ फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़े इंक्रीमेंटल चेंजेस भी करने पड़ेंगे। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी सबकी बात कर ली हमने, मल्टीलेटरलिज्म की बात कर ली हमने, और थोड़ा सा गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा। सो एट द एंड वीडियो को मैं एंड करूंगा एक कोट के साथ, द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज व्हाट? चेंज। पूरी दुनिया में सिंपल चीज़ कोई जो कांस्टेंट है वो क्या है? चेंज। वो हमेशा होगी, उसके साथ आप नहीं खेल सकते, वो होगी। सो इस कोड के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करूंगा। आप समझ रहे हो मैं किस पर्सपेक्ट में कहना चाह रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट द वीडियो वाज ऑल अबाउट। 75 साल यूनाइटेड नेशन ने कंप्लीट कर लिया। इट्स अ ग्रेट एस्टैब्लिशमेंट माइलस्टोन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी CSE signing off. Thanks for watching. Subscribe my channel. Thank you so much.